नई सुबह का आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। उसी जोश और जज्बे के साथ लेकर आ चुके हैं हम BSTC DLED फर्स्ट ईयर के 8वें पेपर पर्यावरण अध्ययन का तीसरा वीडियो, जो है हमारा यूनिट सेकंड से संबंधित। तो दोस्तों, यूनिट सेकंड में कुछ 5-6 थीम हैं अलग अलग, उनका वीडियो हम एक साथ बनाकर फालतू में वो एक साथ मिलाकर खिचड़ी नहीं बनाना चाहते, तो हम थीम वाइज वीडियो बना रहे हैं। तो थीम फर्स्ट का बनाते हैं। तो थीम फर्स्ट है परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण। दोस्तों, थीम फर्स्ट है परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण। तो जल्दी से लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पर्यावरण अध्ययन के एग्ज़ाम के लिए आसानी हो, यूज़फुल कंटेंट देख सके वो। तो दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दूं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, यह पर्यावरण अध्ययन की दूसरी इकाई है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु एवं शिक्षण विधियाँ शामिल हैं। यह 20 अंक का मटेरियल है दोस्तों, 20 अंक का टोटल मटेरियल है। तो इसमें थीम क्या क्या है दोस्तों? एक तो है परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण, जिसका हम इस इकाई में अध्ययन करेंगे। फिर है भोजन, आवास, जल, यात्रा, कुछ करना और बनाना। ये इस प्रकार इस इकाई की 6 थीम है दोस्तों। 6 थीम में से हम पहले थीम का अध्ययन स्टडी ही इस में कर पाएंगे। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की समझ बनाने के लिए विविध प्रकार के क्रिया कौशलों का उपयोग किया जा सकता है। तो वो कौन से क्रिया कौशल हैं जिनका उपयोग पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को समझ बनाने के लिए किया जाता है, और इन्हीं के माध्यम से बच्चे अपने वर्तमान विचारों को अपने एक्सपीरियंस अनुभव के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। तो ये 6 क्रिया कौशल हैं, जो अवलोकन, अनुमान लगाना, प्रश्न पूछना, तर्क चिंतन, परिकल्पना निर्माण, प्रयोग करना। ये क्या है दोस्तों? ये 6 क्रिया कौशल हैं जिनके माध्यम से पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की समझ बनाने के लिए विविध प्रकार के इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, इनको संबंध में आपके अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं कि इनको विकसित करने के लिए अध्यापक क्या कर सकता है, या इन कौशलों में क्या क्या ध्यान रखना आवश्यक है। तो इनको आप अच्छे से कर लोगे, मुझे यकीन है। तो देखिएगा, अब बढ़ते हैं अपने थीम फर्स्ट के। तो इसमें मैंने छोटे बड़े सभी प्रश्न शामिल किए हैं। तो इसमें छोटे प्रश्न अपने सेकंड यूनिट में थीम फर्स्ट से ज़्यादा बनने का इम्पोर्टेंट चांसेस हैं। भोजन वाली थीम से भी छोटे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे विटामिन है वगैरह से, रोग हैं, कुपोषण है, इससे संबंधित छोटे प्रश्न बन सकते हैं। लेकिन थीम फर्स्ट, जिसमें परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण है, उनमें से छोटे प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो देखिए, इसमें छोटे प्रश्न इस प्रकार हैं कुछ। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो दोस्तों, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। क्या है? परिवार है। अगला प्रश्न देखिए, बालक के प्रारंभिक शिक्षण के स्रोत क्या है? प्राइमरी टीचिंग के स्रोत क्या हैं? वो माता पिता परिवार व समाज के साथ रहता है और उन्हीं से सीखता है। ये उनके प्रारंभिक शिक्षण स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, आदर्श जीवन का मूल मंत्र क्या है? दोस्तों, इसमें आदर्श जीवन का मूल मंत्र श्रम बताया गया है। महात्मा गांधी भी इसी के पक्ष में थे, श्रम व स्वावलंबन के पक्ष में थे। तो आदर्श जीवन का मूल मंत्र श्रम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एकमात्र ज्ञात ग्रह जहां जीवन की उपस्थिति है। अपने सौरमंडल में 7-8 ग्रह हैं, जिनमें एकमात्र ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी, वहां पर जीवन की उपस्थिति है। तो दोस्तों, इसमें हम सौरमंडल का भी अध्ययन करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल, हेल्पफुल साबित होने वाला है। ग्रहों का नाम देख लीजिए एक बार। ग्रहों का नाम देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। ये इस प्रकार ग्रहों के नाम हैं कुछ। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये क्रम अनुसार हैं, सूर्य की दूरी से क्रम अनुसार हैं इन ग्रहों का नाम। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। तो अगला देखिए कि विश्व में जो जैव विविधता है ना, जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता विविधता, उसका कितना प्रतिशत भाग भारत में मौजूद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8%। अगला प्रश्न है, हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों व अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रीय अभ्यारण्यों व उद्यानों की संख्या कुल मिला के लगभग 500 के करीब है। तो राजस्थान का वेटलैंड क्षेत्र, नम भूमि प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों, पिछोला झील है, वो राजस्थान की नम भूमि क्षेत्र में आती है। अगला है प्रश्न की संवेदनशीलता से क्या आशय है? संवेदनशीलता यानी इमोशंस। दोस्तों, क्या है इमोशंस? इसमें क्या अर्थ होता है कि दूसरों के दुख और सुख को उसी व्यक्ति के समान अनुभव करना जो उस दुख को सहन कर रहा है, उसी की भावनाओं को समझना संवेदनशीलता है।
अगला है कि सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है दोस्तों? 1498 मिलियन किलोमीटर है दूरी। दोस्तों ये प्रश्न छोटे वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने की संभावना है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी हो जाती है 1498 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है दोस्तों? सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। जैसा कि हमने ऊपर क्रमानुसार बताया है, सूर्य के निकटतम ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इस प्रकार हैं, तो सबसे निकटतम ग्रह हो जाता है बुध। जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्र लगाती है तो उसका परिक्रमा पथ का आकार क्या है दोस्तों? ये बताना। अंडाकार आकार है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सार संग्रह किया मैंने, बहुत मेहनत की है दोस्तों। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा और सपोर्ट बनाए रखें, और इसी प्रकार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे एक बार। श्रम की गरिमा क्या है दोस्तों? श्रम की गरिमा का मतलब है मेहनत करना, काम करना, हाथ से काम करना, प्रत्येक काम का सम्मान करना, मान सम्मान रखना, काम को करने वाले व्यक्ति का सम्मान करना, क्योंकि वो अगर एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर देना तो संसार में अर्थात जन सामान्य का जीना मुश्किल हो सकता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। महात्मा गांधी ने श्रम की गरिमा बताई है। तो अपने हाथ से स्वयं कार्य करना व इसके गर्व महसूस करना। हम कोई भी काम करें उसको गर्व महसूस करें और पूर्ण शिद्दत और निष्ठा के साथ करें। हाथ से स्वयं कार्य करना व इससे गर्व महसूस करना तथा हर एक इंसान द्वारा किए जाने वाले सभी तरह के कार्यों का सम्मान करना ही श्रम की गरिमा है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्रम की गरिमा। अगला देखिए कि जैव विविधता क्या है? जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता जैव विविधता है। देखिए पृथ्वी पर किसी क्षेत्र विशेष में एरिया विशेष में आनुवांशिकी एवं पारिस्थितिकी रूप से जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती है। क्या होता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र विशेष में जीवों की जो भिन्न भिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। पेड़ पौधे जीव जंतु सभी शामिल है। अब जैव विविधता का संबंध किन सारोकारों से है? तो देखिएगा जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक भी हैं ऋतु है और जैव विविधता। ऋतु के अनुसार जैव विविधता बदलती रहती है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और जैव विविधता। फिर है जैव विविधता का संरक्षण करना भी और संरक्षित क्षेत्र। तो अगला प्रश्न देखिए समानुभूति। समानुभूति बहुत महत्वपूर्ण है। संवेदनशीलता की तरह समान अर्थ प्रकट करता है लेकिन समान नहीं है। तो समानुभूति का मतलब होता है कि समानुभूति का तात्पर्य है समानता की अनुभूति, यानी अपने आसपास के लोगों के विचारों, मनोभावों, परिस्थितियों, सुख दुख, समस्याओं आदि को स्वयं के साथ जोड़कर अनुभव करने की योग्यता होने से ही अर्थ है समानुभूति का। तो समानुभूति क्या होता है? समानुभूति का तात्पर्य है समानता की अनुभूति, यानी अपने आसपास के लोगों के विचारों, मनोभावों, उनकी परिस्थितियों, उनके सुख दुख, समस्याओं आदि को स्वयं के साथ जोड़कर अनुभव करने की योग्यता होने से। दोस्तों मैं पूर्ण जोश और मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको भरपूर प्यार दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये आपका एक लाइक हमें बहुत शक्ति देता है। तो बने रहिए एनजे मोटिव के साथ। मानव होने का मुख्य आधार क्या है? इसको हम पर्यावरण के साथ जोड़कर देखने वाले हैं। मानव होने का मुख्य आधार दोस्तों, हमारे मानव होने का मुख्य आधार है हमारा समाज व पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होना, निरपेक्ष रूप से सभी सम्मान है की समझ जरूरी है। अगर हम मानव हैं तो हमारे अंदर संवेदनशीलता और समानुभूति जैसी अवधारणाएं होनी चाहिए, जैसे विचार होने चाहिए, जैसी भावनाएं होनी चाहिए। अदरवाइज पशु होता है उसमें जो पशु होता है ना उसमें भी संवेदनशीलता होती है, वह भी अपने प्रजाति के प्रति उचित व्यवहार करता है। हमारे मानव होने का मुख्य आधार समाज व पर्यावरण के प्रति हमारी संवेदनशीलता व निरपेक्ष रूप से सभी समान है की समझ जरूरी है। अतः संवेदनशीलता व समानुभूति पर्यावरण अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उभरते हैं दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन का पेपर हमारे बहुत अच्छा होने वाला दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। प्रकृति संरक्षण में त्योहार व धार्मिक पद्धतियां क्या है? प्रकृति संरक्षण में त्योहारों और धार्मिक पद्धतियों का क्या महत्व है? देखिएगा त्योहार और प्रकृति एक दूसरे से निकटता से संबंधित हैं। हम कुछ त्योहार फसल कटाई, कुछ त्योहार फसल की बुआई के समय मनाते हैं, जैसे होली है, दीपावली है। जैसे आगे देखिएगा कि ईद का त्योहार है वह भी प्रकृति से संबंधित है, अर्थात चांद के दिखने से ईद के त्योहार का संबंध होता है, चांद के दिखने पर मनाया जाता है, तो यह भी प्रकृति से संबंधित है। उसी प्रकार हम कुछ पेड़ पौधों, पशुओं, क्षेत्रों, नदियों व पहाड़ों को पवित्र एवं पूजनीय मानते हैं। जैसे पेड़ों की पूजा होती है, पीपल है, तुलसी है, और हमारे राजस्थान में खेजड़ली की पूजा होती है,
अमृता देवी वाली कहानी दोस्तों याद कर लेना, वो जरूर आ सकती है आपके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो नदियों और पहाड़ों को पवित्र और पूजनीय मानते हैं, जिसमें वे सुरक्षित रहते हैं। फिर राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ओरण हैं, देवबनी हैं, वो जैव विविधता के ही भंडार हैं। यह गाँवों में लोक देवताओं के स्थान होते हैं, जहाँ लोग पूजा के लिए आते हैं। इन स्थानों के आसपास निश्चित क्षेत्र में पेड़ पौधों को काटने हैं, मल मूत्र त्यागने, पशु चराई आदि की मनाही होती है। परिणाम स्वरूप यह क्षेत्र हरा भरा रहता है, लेकिन कहीं कहीं पशु चराई की अनुमति भी है। तो दोस्तों इस प्रकार राजस्थान में जो धार्मिक पद्धति हैं, जो त्योहार हैं, वो भी हमारे पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण में सहायक हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, सांस्कृतिक विविधता क्या है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल वेराइटी। सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में घर और परिवार, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में घर और परिवार, परंपराएं, रीति रिवाज, रहन सहन, भाषा, बोली, व्यवसाय तथा मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु शामिल है। सांस्कृतिक पर्यावरण में ये सभी वस्तुएं शामिल है, चाहे रीति रिवाज और रहन सहन हो, भाषा, बोली, व्यवसाय और मानव द्वारा विकसित प्रत्येक वस्तु सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में शामिल है। आगे देखिएगा कि अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के दायरे में आसपास की वे सभी चीजें सम्मिलित हैं, जिनका निर्माण मानव अपनी ऊर्जा, औजारों, कौशलों और सामाजिक संस्थानों के द्वारा करता है। संस्कृति के सभी पहलू मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण के ही अंग हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक स्थितियों के कारण ही पृथ्वी के विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक स्थितियां होने के कारण विभिन्न समुदायों की संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, खान पान अलग है, गतिविधियां अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे भोजन की आदतें हैं, मकानों के प्रकार हैं, कहीं पहाड़ों में अलग होंगे, मैदानों में अलग होंगे, मरुस्थल में अलग होंगे। सामाजिक रीतियां हैं, वो भी जनजातीय क्षेत्रों में अलग होगी, शहरी क्षेत्रों में अलग होगी। धार्मिक मान्यताएं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके अनुसार अलग होगी। व्यवसाय भी अलग अलग होते हैं और अन्य सामाजिक गतिविधियां अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं, अर्थात उनमें विविधता पाई जाती है। यही है सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल वेराइटी। अगला देखते हैं कि हमारा सौर मंडल का हमारी पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को भी, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। पृथ्वी के ऊपर सौर मंडल का क्या प्रभाव है, सूर्य का, चंद्रमा का इत्यादि ग्रहों का। तो इसमें पहला पॉइंट है कि पृथ्वी को रोशनी, ताप व ऊर्जा कहाँ से मिलती है दोस्तों, सूर्य से ही मिलती है, जिससे कि प्राणी मात्र व पेड़ पौधे और वनस्पति का जीवन संभव है। पेड़ पौधे और वनस्पति का जीवन सूर्य पर आधारित है। वो सूर्य के साथ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं और एक अच्छे ताप, ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें। दूसरा पॉइंट देखिए, सूर्य से ही रोशनी प्राप्त कर चंद्रमा रात में पृथ्वी को रोशनी देता है। चंद्रमा की सुंदरता देखते ही बनती है रात को, तो वो भी सूर्य की रोशनी के आधार पर चमकता है और पृथ्वी की सुंदरता बढ़ाता है। अगला है, उसके प्रभाव भी हैं दोस्तों, केवल सुंदरता के लिए ही चंद्रमा नहीं, चंद्रमा के बहुत सारे प्रभाव हैं। ज्वार भाटा है, आगे बढ़ेंगे। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या, सूर्य के द्वारा संपन्न होना। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के द्वारा ही संपन्न होती है, जिनके माध्यम से उन्हें भोजन मिलता है। और पेड़ पौधों पर भी हमारा भोजन का काम भी निर्भर है। अगला है, सूर्य के ताप से जल का वाष्पीकरण में वर्षा होती है। अपने जो वर्षा होती है वही सूर्य के कारण होती है। सूर्य के द्वारा जब ताप होता है तो जल का वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण से बादल बनते हैं। बादल भी मौसमानुसार और वर्षा होती है। इसी प्रकार सूर्य से ही दिन व रात का निर्माण होता है। सूर्य के द्वारा ही दिन और रात का निर्माण होता है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो वर्ष का निर्माण होता है, ऋतुओं का निर्माण होता है। सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण से ही मौसम बनते हैं। इस प्रकार दिन व रात का निर्माण भी सूर्य से ही संभव है। और अगला नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है ये, ज्वार भाटा का संबंध भी सूर्य और चंद्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति से ही होता है। सूर्य और चंद्रमा का संबंध है, पृथ्वी के सापेक्ष होने पर ज्वार भाटा का संबंध है। तो ये इस प्रकार सूर्य का, सौर मंडल का पृथ्वी पर प्रभाव था। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, मैंने बहुत मेहनत की, अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें। और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों आपका इसी प्रकार प्यार बना रहे, इसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।